हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री सीरीज़ ऑफ DSSB TGT नेचुरल साइंस। इसमें अभी हम कवर कर रहे थे हमारी यूनिट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें ऑलरेडी हम 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम कवर कर रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस पूरा कवर कर लिया था और लास्ट में मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन करा दी थी, तो इसे हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखो, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने पीरियोडिक ट्रेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये मैंने लास्ट टाइम में आपको डिफाइन करवा दी थी कि ये मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। अब एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, और एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है, मान लो Na है, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता है 2 8 और 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, राइट। अच्छा, Na हमारी जनरली कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, सॉलिड स्टेट में से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, तो आपको वो जो सॉलिड स्टेट है उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसेस स्टेट में। और जब हम सॉलिड को गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, उससे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो आपको पहले यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले हम इसे सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो हमारा सॉलिड है ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में। और फिर इससे हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करा लेंगे, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यानी इसने लूज कर दिया तो यानी पॉजिटिव बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ जो हमारी चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। शॉर्ट में मैं इसे आई से ऐसे डिनोट कर देती हूँ, राइट। एंथैल्पी और एनर्जी अभी आपको सेम लेके चलना है। वैसे एंथैल्पी और एनर्जी में डिफरेंस होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, बट इतना आपको ध्यान नहीं करना है। आप बस इतना याद रखेंगे, एंथैल्पी और एनर्जी इज द सेम थिंग, राइट। चलो, अब क्योंकि हमें जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हमेशा एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब जिस प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, कैसा प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, हर एनर्जी के लिए वैल्यू आएंगे अलग अलग। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यू आती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोजूल पर मोल। इतना मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था, तो इतना आपको याद होगा। अभी हमें इसका वेरिएशन देखना है कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो उससे पहले आपको इतना याद रखना है, लास्ट टाइम का मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी एक वेरिएशन तो आपको ये वाला याद रखना है, यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी अलॉन्ग द पीरियड, तो अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जेड इफेक्टिव हमारा क्या करता है, इंक्रीज, और जो हमारी रेडियस है वो क्या करती है, डिक्रीज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दो, जेड इफेक्टिव और रेडियस हमारा क्या करते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, रेडियस क्या करती है, डिक्रीज। और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम यानी कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है, जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो क्या करेगा, डिक्रीज। तो जेड इफेक्टिव हमारा क्या कर जाता है, डिक्रीज, और जो हमारी रेडियस है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है, ठीक है। तो माइंड में इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन पढ़ने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहले उन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं एक बार। इसमें फर्स्ट फैक्टर आता है साइज ऑफ द एटम। साइज का मतलब रेडियस से ही हो गया, यानी रेडियस और साइज तो एक ही बात है, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा साइज होगा। तो आपको याद रखना है जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, यानी जितना बड़ा रेडियस होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही छोटी होगी। तो अगर रेडियस इंक्रीज करता है देन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी, डिक्रीज, राइट। और अगर हमारा रेडियस डिक्रीज करता है, ये ऊपर की साइड एरो इंक्रीज के लिए होता है और नीचे की साइड एरो डिक्रीज के लिए होते हैं, राइट। तो अगर हमारी रेडियस डिक्रीज करती है तो जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पूछूं आपसे कि बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम और बोरोन को छोड़ देते हैं, पहले हम एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक है मेरे पास K पॉजिटिव या K और एक है मेरे पास Na, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो किस में ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, तो साइज का वेरिएशन पता है ना,
देखो ये है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। सबसे पहले कौन आता है? लिथियम, फिर कौन आता है? सोडियम, फिर कौन आता है? पोटाशियम। ये तो आप याद रख लो, ठीक है, एक तो याद ही रख लो, रुबिडियम और सीजियम। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी रेडियस क्या करती है? इंक्रीज। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में रेडियस का वेरिएशन पूछूं, रेडियस, तो किसकी बड़ी है? के की बड़ी रेडियस है। और अगर के की बड़ी रेडियस है तो यहाँ में दिख रहा है रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इसका रेडियस बड़ा है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, राइट। समझ आ गया होगा आपको पहला वाला कि साइज ऑफ एटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपको रेडियस का वेरिएशन पता है तो आप आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए उसका रिवर्स कर देंगे, राइट। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन द एटम। चार्ज ऑन द एटम की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसके लिए आप याद रखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, ये चीज़ याद रखनी है, चार्ज ऑन द एटम। एग्जाम्पल अगर करें, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरे पास है एक Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, और एक है मेरे पास Fe3 पॉजिटिव। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से किसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, भाई Fe के ऊपर दिख रहा है 3 पॉजिटिव ज़्यादा है, तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? इसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा क्लोजर होगा, यानी इसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। यानी एक वेरिएशन आप ये भी याद रख सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। पहला आपको ये याद रखना है कि आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट भी से बोल सकते हैं, या पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। देखो कैसे याद रखना है इसको बता देती हूँ मैं। स्क्रीनिंग, देखो हमें पता है हमारे पास कौन से सब शेल्स होते हैं, एक होता है S, एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का होता है। ये वाला वेरिएशन ये याद रखना। इसको कैसे याद रखना? इसको ऐसे याद रखना, SPDF, SPDF ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना। PDF तो आपको पता ही होता है PDF, उसके आगे S और लगा दो, यानी सुपर PDF, ऐसे याद रख लेना। तो S मतलब सुपर पावर, S सबसे ज़्यादा शील्डिंग देता है, और F का याद रखेंगे फेलियर, यानी F जो है वो सबसे कम शील्डिंग देता है। इसकी जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है, और इसकी जो शील्डिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट। S मतलब सुपर शील्डिंग पावर, F मतलब फेलियर। तो इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और इसको आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। ये शील्डिंग पावर का शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट में मैंने आपको रेडिएशन के टाइम पे बताया था, कैसे बताया था। अगर मान लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट शेल है N=1, और ये हमारा सेकेंड शेल है N=2, और ये है हमारा N=3, है ना। तो ये जो यहाँ पर ये फुलफिल्ड होंगे हमारे शेल्स। तो अगर हमारी ये शेल फुलफिल्ड है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक अपना अट्रैक्शन बनाता है। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर S सब शेल है तो वो आराम से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है, क्योंकि S का शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। बट अगर यहीं पर इनर शेल में अगर F इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं तो F इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग पावर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर ऊपर वाली सेल S है और नीचे वाली F है तो F S को रिपेल नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बस इतना याद रख लेना, इसका ऑर्डर याद रख लेना। ऑर्डर क्या याद रखना है आपको कि S का शील्डिंग पावर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, बेस्ट होता है, और F का सबसे कम होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आप शील्डिंग इफेक्ट याद रख लेना। इसके लिए आपको क्या याद रखना है? इसके लिए आप इतना याद रखना, जैसे मैं बेरिलियम और बोरोन में बता देती हूँ, ठीक है। और ये भी याद रखना है, ये जो S होता है ये सबसे ज़्यादा क्लोजर होता है न्यूक्लियस के, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, यानी ये इस स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, तो ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पेनिट्रेटेड होता है। यही हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है, और यही हमारा पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब देखो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज मेरे पास है बेरिलियम और बोरोन। तो जो बेरिलियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, राइट। और जो बोरोन है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2
2s2 2p1, राइट। चलो अब क्या है, देखो मुझे यहाँ से अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर है 4 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5, तो कुछ एक्सेप्शनल आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, वो आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आप बता देंगे किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो अगर साइज़ के बेसिस पे देखेंगे तो हमें पता है अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो साइज़ डिक्रीज करता है। यानी अगर मैं इन दोनों में से साइज़ का वेरिएशन पूछूं तो बेरिलियम और बोरोन में जो साइज़ है वो किसका ज़्यादा है, साइज़ हमारा बेरिलियम का ज़्यादा है और बोरोन का कम। तो जिसका साइज़ ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और बोरोन में हमारी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम साइज़ के बेसिस पे बता देंगे। बट अभी आपको किस बेसिस पे बताना है, अच्छा इसका साइज़ छोटा है, जिसका साइज़ छोटा साइज़ के बेसिस पे हो गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो हमारा रिवर्स होता है। इसका मतलब अगर इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसमें कम आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी और इसमें ज़्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ये वाला ऑर्डर आएगा, ये आएगा साइज़ के बेसिस पर, ये साइज़ के बेसिस पर है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वही आपको याद रखना है, वो है कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो जब भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे तो पहले कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखना है, देखो ये 1s2, ये है 2s2, ये है 2p1। तो मैंने अभी क्या कहा आपको, मैंने ये कहा कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें कौन सी शेल में फुल फिल्ड है, ये हमारा s में भरा हुआ है, ठीक है। ये s में है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और p में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं 3। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, p में। तो ये याद रखना है आपको, ये पेनिट्रेशन पावर है और यही हमारी स्क्रीनिंग पावर है। s में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी नहीं होता है क्योंकि ये ज़्यादा क्लोजर होता है न्यूक्लियस के। p का शेप डबल होता है, वो इतना एम्बेडेड नहीं होता है, तो p में से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाता है। यानी सबसे आसान इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, f से, उसके बाद d से, उससे आसान है p से, और सबसे डिफिकल्ट कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, s से। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा s में और दूसरा है p में, तो p से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा इजी है। तो अगर p में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा इजी है तो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और बेरिलियम की ज़्यादा। तो ये आपको याद रखना है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लेस होती है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। ये अभी मैं वेरिएशन करवाऊंगी तब दोबारा भी करवाऊंगी, फिलहाल मैंने आपको रीज़न बता दिया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा जो याद रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा एक लास्ट फैक्टर और है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने बताई दी आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है फोर्थ में, हाफ फील्ड। अगर कोई हाफ फील्ड है या फिर कोई फुल फील्ड है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है या किसी का कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो जो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का क्या मतलब है वो मैं बता देती हूँ। ये आपको याद रखना है p और d के लिए स्पेसिफिकली। देखो p में होते हैं 3 ऑर्बिटल और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, या कितने ऑर्बिटल हैं 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। p में कितने ऑर्बिटल 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। और हम तब तक दूसरा नहीं भर देंगे, मतलब अगर मुझे पहला इलेक्ट्रॉन भरना है 1, दूसरा यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा यहाँ आ जाएगा, जब तक कि तीनों सिंगल सिंगल नहीं भर देंगे तब तक डबल नहीं करना है। तो एक तो याद रखना है कि अगर p3 हुआ तो, है ना, हाफ फील्ड हो गया ना पूरा, और अगर 6 भर दूंगी तो ऐसे हो जाएगा। तो p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो, या p में 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। p3 और p6 हाफ फील्ड होगा या फिर फुल फील्ड होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसे ही d में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, या फिर इसमें 10 हुए तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, या p में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, ऐसे d में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, या d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो ये वाली जो कंडीशन होती है, ये हमारी एक्स्ट्रा स्टेबल कंडीशन होती है। इस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, राइट, यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। चलो, तो ये 4 फैक्टर हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या था कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। स्क्रीनिंग इफेक्ट s का सबसे ज़्यादा, उससे कम p, उससे कम d और सबसे कम f का होता है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले हमारे एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी याद रख के चलिए, ठीक है।
अब हम कर लेते हैं वेरिएशन। तो पहले हम वेरिएशन की बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज द साइज इंक्रीजेस। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज की। चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और रेडियस जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम लगानी पड़ेगी, राइट। चलो अब इसको एक बार हम एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का। तो फर्स्ट ग्रुप आपको पता है कौन सा होता है, लिथियम। उसके बाद कौन आता है, सोडियम। उसके बाद कौन आता है, पोटाशियम। उसके बाद आता है रुबिडियम। फिर आता है हमारा सीजियम, और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फ्रेंचियम। अब ये आप जानते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या करता है, इंक्रीज। और अगर साइज इंक्रीज करेगा तो जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं ये पूछूं, देखो फ्रेंचियम तो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसको हटा दो। तो ये तो हमारा रेडियो एक्टिव होता है, इसको हटा दो। तो अगर मैं लास्ट एलिमेंट की बात करूँ तो कौन आएगा, सीजियम। तो मतलब जो सीजियम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। सीजियम हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं बात करूँ पूरी पीरियोडिक टेबल में ही सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 की होगी ना। तो ग्रुप 1 की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और ग्रुप 1 में भी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, सीजियम की। इसलिए सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अगर ये आ जाए विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो कौन सा होता है, सीजियम। ठीक है, और ये फोटो सेंसिटिव भी होते हैं, ये फोटो सेंसिटिव होते हैं। फोटो सेंसिटिव मतलब जैसे ही इसे फोटोन टकराएंगे तो क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है तो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। जैसे इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, राइट। और ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है इसको मैंने पहले ही बताया था आपको, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और इसीलिए एल्कली मेटल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये इसीलिए रिएक्टिव होते हैं कि इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे रिएक्टिव हो जाएंगे। तो इनका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और साइज बड़े होने के कारण की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये क्या होती है, सबसे कम होती है। तो याद रखना है एल्कली मेटल्स इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और किस लिए वो रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कौन सा होता है, सीजियम। ये याद रखना है, राइट। चलो नेक्स्ट वेरिएशन हम पढ़ लेते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड के लिए देखो हम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। इसमें आता है हमारा लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड द लास्ट इज नियॉन। नियॉन को भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैंने बोला था यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख देती हूँ। ये होता है 1s2 1s2 2s1, ठीक है। ये होता है, इसका होता है 2s2 1s2 मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर होता है 2s2 2p1, लास्ट वाला लिख रही हूँ। ये होता है 2s2 2p2। यहाँ पे कौन सा होता है 2s2 2p3। ये होता है 2s2 2p4। ये होता है हमारा 2s2 2p5, और ये होता है हमारा 2s2 2p6। अब देखो, अब इसमें हम वेरिएशन की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले है यहाँ पर हमारा लिथियम और बेरिलियम। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लिथियम और बेरिलियम। देखो लिथियम में लास्ट में यहाँ पर 2s1 है, और यहाँ पर क्या है 2s2, यानी s में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। यह ना वैसे तो हम अगर मैं ये देखूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज इन रेडियस, ये हमें पता है। लिथियम से अगर हम फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की। पर यहाँ थोड़े थोड़े कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे वेरिएशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ, तो उसको भी कंसीडर करना, ठीक है। यहाँ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और यहाँ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो ऑब्वियसली एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, ये ऐसे हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से फिल हो गए। अब आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है, इसका मतलब लिथियम की कम होती है और बेरिलियम की ज़्यादा। साइज के हिसाब से भी सही है और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी सही है। तो ये तो पहला हमारा हो गया लिथियम और बेरिलियम में। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिथियम। अभी हम दूसरा कंपेयर कर लेते हैं बेरिलियम और बोरोन का। तो अगर हम बेरिलियम और बोरोन का कंपेयर करेंगे तो देखो ये हो गया बेरिलियम और ये क्या हो गया बोरोन। अब ये जो बेरिलियम है हमारा, इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना है 2s2 और यहाँ पे कितना है 2s2 2p1, राइट। अब देखो यहाँ पर तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, पर यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में चला गया, p में, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3।
और मैंने आपको ये अभी बताया था, थोड़ी देर पहले इसी का एग्जांपल लिया था कि S और P में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होता है। इसका मतलब बेरिलियम और बोरोन में से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। तो यहाँ ये साइज का रिवर्स ऑर्डर हो गया, यानी ये ठीक है। लिथियम और बेरिलियम में किसकी ज़्यादा? बेरिलियम की। पर बेरिलियम और बोरोन में किसकी ज़्यादा? बेरिलियम की ही ज़्यादा होगी। ये याद रखना है। किसके बेसिस पे? ये कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट कंपेयर करते हैं बोरोन और कार्बन का। तो बोरोन और कार्बन में अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर 2p1 है और यहाँ पर 2p2। तो 2p1 है तो कितने ऑर्बिटल होते हैं p में? 3, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया मैंने। ये है p में कितने ऑर्बिटल? 3, यहाँ पर 1 और ये कितना हो गया? 2। वही वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन को, दोनों ही p में, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे जितनी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। ऑर्डर हो जाएगा ये। चलो ये भी सही है हमारा, ये तो हमारा साइज के बेसिस पे करेक्ट बैठ रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट कंपेयर कर लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का। तो अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन का कंपेयर करूँ तो देखो ये हमारा कार्बन और ये है नाइट्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन में ये है 2p2 और ये कौन सा है? 2p3। तो यहाँ 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 और यहाँ कितने आ गए? 3। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो p में कितने आ गए? 3। और ये बताया था अगर p में 3 आ जाते हैं या p में 6 आ जाते हैं तो ये हो गया हाफ फिल की कंडीशन, ये हो गया फुल फिल की कंडीशन। ये वाली कंडीशन हमारी क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल। और एक्स्ट्रा स्टेबल होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होगी। किसकी कम होगी? कार्बन की। तो कार्बन की कम होगी और नाइट्रोजन की हमारी क्या होगी? सॉरी, ये मैंने एरो गलत लगा दिया। तो जो हमारी नाइट्रोजन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा। और नाइट्रोजन की ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड हो चुका है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो कार्बन नाइट्रोजन में किसकी ज़्यादा? नाइट्रोजन की ज़्यादा, राइट। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डिस्कस कराऊँ तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखो कैसे होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ये है हमारा नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर 2p3 और यहाँ पर है ये 2p4। अब देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 3, 1 2 3। और यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 और यहाँ पे कितने हो गए? 4, राइट। तो यहाँ पे 4 हो गए। अब देखो, अब क्या ध्यान रखना है आपको, ये तो p3 हो गया और अभी मैंने बताया था अगर p में 3 है या p में 6 है तो ये हमारी हाफ फिल की कंडीशन, ये हमारी फुल फिल की कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन हमारी क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल। और एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेंगे। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन अपना आराम से लूज कर देगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ऑक्सीजन कौन सी स्टेज में आ जाएगा? p3 की में, जल्दी स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन की। ये याद रखना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा आपको याद रख के चलना है, राइट। तो इन दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, राइट। नेक्स्ट हम कंपेयर कर लेते हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपेयर करेंगे तो देखो क्या है, ऑक्सीजन में यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दिख रहा है यहाँ पर। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? p4। और फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? p5। ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अच्छा यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर है सिर्फ हमारा, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलो देखो, अब अगर यहाँ दिख रहा है ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये p3 में चला जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, ये सोचेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँ, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा p6 बन जाएगा। तो दिख रहा है किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन बिल्कुल भी लूज नहीं करेगा। क्यों लूज करेगा? क्योंकि उसको तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे ही करेगा यहाँ p में 6 हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों में किसकी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, राइट। अच्छा उसके बाद लास्ट आ जाओ, लास्ट है हमारा ये नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लास्ट में ऐसे मिलेगा आपको 2p6 से नीचे जाओगे तो 3s2 3p6 यानी p6 होगा। और p6 मतलब जो हमारा p वाला ऑर्बिटल है वो हमारा फुल फिल्ड हो गया 1 2 3 4
5 और 6, ये हो गया फुलफिल वाले एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी लूज़ नहीं करेंगे। और अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा लो रिएक्टिविटी होती है इनकी, ज़ीरो रिएक्टिविटी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस। इसीलिए हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड होता है, जिसकी वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ये ना किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी ज़ीरो होती है या बहुत ही ज़्यादा लो रिएक्टिविटी होती है। इसीलिए इनको नोबल गैसेस या क्या कहा जाता है, इनको इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करे, इनर्ट होते हैं ना, जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे ये इनर्ट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है, नोबल गैसेस की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया हमने, देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये वाला जो वेरिएशन है ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और एक ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। उसके अलावा जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी सबसे कम होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसलिए वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो हमारे नियॉन होते हैं उनकी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। क्लियर, इतना आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपको एक और चीज़ है जो थोड़ी सी ध्यान रख लो, वो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको और याद रख लो, ये क्या है। तो एक चीज़ और आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में समझनी है, और वो आपको समझनी है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, इसको देख लो। तो जो हमारी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होती है, देखो, अगर आपको किसी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, जैसे मान लो मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 2, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद क्या बना लेता है, Mg2 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है 2 और 8। तो क्या होता है, अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कराने या कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कराने, तो याद रखना एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम पहले अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, पहले अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद क्या बनेगा, ये Mg पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा 2, 8 और 1। अब ये यहाँ से एक और, ये हो गया हमारा Mg पॉजिटिव, अब ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ कर देगा, और जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा यहाँ से, तब ये क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव इसलिए आया, ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, और ये हो गया 2 पॉजिटिव, तो ये हो गया 2 और 8, राइट। अब इसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाई हमने, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और ये जो दूसरी वाली है इसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। एक के बाद एक, उसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे ही अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर हम सिंगल ही एटम के लिए कंपेयर कर रहे हैं, यानी मैग्नीशियम में ही अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मैग्नीशियम की फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड वाली हमेशा ज़्यादा होती है, ये वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही ज़्यादा होती है पहली वाली आयनाइजेशन एनर्जी से, क्योंकि पहली वाली आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो न्यूट्रल एटम से निकलती है, बट ये वाली जो है यहाँ ऑलरेडी आयन बन चुका है, तो आप जब आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो आप हमेशा याद रखेंगे सेकंड हमेशा किससे ज़्यादा होती है, फर्स्ट से। तो अगर किसी में 3 आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी एक है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और एक है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं तीनों पे कंपेयर करूँ तो तीनों में कंपेयर करूँगी तो थर्ड सबसे ज़्यादा आएगी, सबसे कम कौन सी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा कौन सी होगी, सेकंड, और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कौन सी होगी, थर्ड वाली आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ते हुए चली जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक कंपैरिजन आता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, वो है मैग्नीशियम और सोडियम का। तो मैग्नीशियम और सोडियम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम की या मैग्नीशियम की, या फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम की या मैग्नीशियम की। तो एक बार वो वाला वेरिएशन हम कर लेते हैं, क्योंकि वो वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको पहले तो याद रखना है, अगर हम एक ही एटम के लिए कंपेयर करें तो उस एटम के लिए फर्स्ट से ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और अगर 3 है उसमें तो थर्ड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। किसका कंपैरिजन करना है हमें, सोडियम का और मैग्नीशियम का, ठीक है। इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है इसका 2, 8 और 1,
और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 और 2, या फिर आप S वाली जो में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3s1 और ये आ जाएगा 3s2। ठीक है, चलो अब देखो, पहले मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कंपेयर कराती हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए अगर हम कंपेयर करेंगे, सपोज मैंने इन दोनों को एक एक आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसको दे दी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसको दे दी, तो जब दोनों को पहली आयनाइजेशन एनर्जी देंगे ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो आप खुद ही देखो यहाँ पर लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, और यहाँ लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इजी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसीलिए इसमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और इसमें ज़्यादा। तो अगर मैं पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ, याद रखना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही सोडियम की होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें जो सोडियम की होती है कम और मैग्नीशियम की क्या होती है ज़्यादा, ये याद रखना है। क्लियर? अब देखो, अब जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या बन गया Na पॉजिटिव, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 2 और 8, क्योंकि अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा Mg पॉजिटिव, और ये क्या बन गया अब 2 8 और 1। ठीक है, अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करूंगी तो सेकेंड यहाँ से निकलेगा। अब ये बन चुका है 2 और 8, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है नियॉन का, और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो इसमें से भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसमें से भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। बट ये तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर चुका है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा इजीली, यहाँ से तो निकल जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को निकलेगा ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। इसका मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, सोडियम की। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और किसकी सेकेंड। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है, जबकि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम की ज़्यादा होती है। ये वेरिएशन आपको याद रखना है फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, ये वाला वेरिएशन आपको आयनाइजेशन एंथैल्पीज के लिए याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। देखो यहाँ क्या था, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उस किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। डाउन द ग्रुप उसका वेरिएशन क्या होगा, अलॉन्ग द पीरियड उसका वेरिएशन क्या होगा, और उसके बाद लास्ट मैंने ये भी करवा दिया आपको कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख के चलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। अब इसमें हमारा बच जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, 2 ही वेरिएशन बच गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है कि जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है कार्बन कंपाउंड में वो छूट गया है, तो देखो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं उसे एक बार हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं जो कार्बन कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट रह गया उसको करा दूंगी, राइट। तब तक प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।